पॉलिटिकल मेहमानों के पास जा रहा हूं। ज्यादा एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि भाई सारे सिचुएशंस में सिर्फ आप सही कैसे हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सालों से हमारे देश में चुनाव आयोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते आया है। और आप तो हर दर पर चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, जनता के मंच पर चले गए, वीवीपैट लगवा दिया, ईवीएम को खुद हैक करने की कोशिश कर ली। हर मंच पर तो आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना सर। फिर भी आप लोगों के लिए आज गुनहगार चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग है। सर छोटा करके 2-3 पॉइंट बोलूंगा जल्दी से सर। हाँ, मृतो वोटर, ट्रांसफर वोटर, ये लोग हर साल जब चुनाव आते हैं बीडीओ ऑफिस से कैंसिल किया जा सकता है, बीडीओ ऑफिस से, एसडीओ ऑफिस से, डीएम ऑफिस से कैंसिल हो सकता है, होता है। मृतो वोटर कैंसिल करो, ट्रांसफर वोटर कैंसिल करो, कोई किसी के इधर उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, वो ट्रांसफर करता है, ये सब चलता है, इलेक्शन में चलता है। लेकिन 60 लाख हिंदू वोटर जो मृतो नहीं है, ट्रांसफर नहीं हुआ, एक लॉजिकल सिस्टम, मतलब नाम से बंगाली ना उच्चारण एक, इंग्लिश उच्चारण एक, लॉजिकल डिफरेंस से ये लोगों का नाम बात दिया गया। 30 लाख मुसलमान का नाम बात दिया। एक एक फैमिली में माँ का नाम है तो चले, पुत्रों का नाम नहीं, कन्या का नाम नहीं है, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। एक फैमिली में एक का नाम 10 का नाम नहीं है। तो ऐसे एक एक परिवार में कैसे गुजर रहा है आप? ठीक है, आप कितना गलत लोग कर मर रहे गए, हैं। यहाँ पर न्यायिक अधिकारी लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक अधिकारी लगाए गए, उन्होंने जांच की रिकॉर्ड्स की, और रिकॉर्ड गलत है तो वोटर नहीं बनाया जाएगा। एक एक जगह में 2-3 जगह में फैसला एक विधानसभा नहीं पर वो अमीन साहब ठीक कह रहे हैं, बादल देवनाथ जी। न्यायिक अधिकारी इसके लिए वाकई अपॉइंट किए गए थे जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। ओके बादल दादा, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। बादल दादा मैं फिर आ रहा हूं, अब मुझे दूसरे मेहमानों के पास चले जाने दीजिए। अच्छा, अब दूसरे मेहमानों के पास चले जाने दीजिए। बादल दादा मैं फिर आऊंगा, थोड़ा सा और स्टोर कर लीजिए एनर्जी, फिर बोलिएगा। हाँ, तो मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। निखिल प्रसून साहब, ये मतलब क्यों ये लोग सवाल उठा रहे हैं? अभी तो चुनाव आयोग ने पहले ही चरण का चुनाव करवाया है, आप उसको सर्टिफिकेट कैसा भी दे दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा भाई, लेकिन पहले ही चरण का चुनाव हुआ ना, और टीएमसी के मुताबिक तो वो लोग जीत रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अंपायर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए, तृणमूल का पूरा शासन तंत्र इसलिए व्यथित है और इस तरह बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप कर रहा है, उसका कारण यह है कि तृणमूल की जो साइंटिफिक रिगिंग की जो मशीनरी थी, उसके हर तत्व को इलेक्शन कमीशन ने और बंगाल की जनता ने ध्वस्त कर दिया। जैसे कि एसआईआर के माध्यम से जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीटेड, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनके नाम पर वोट जो लोग गिराए करते थे, बोगस वोट, पहले तो उसे समाप्त कर दिया। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, पहले आप बोल रहे थे तो अच्छा बादल दादा सुन तो लीजिए, पहले तो सुनिए, आप पहले सुनिए तब तो खंडन करिएगा। सुनिए, पहला एसआईआर के माध्यम से जो एब्सेंट, डिलीटेड, डुप्लीकेट जो वोटर्स थे, उनके नाम पर जो बोगस वोटिंग थी वो खत्म हो गया। उसके बाद बूथ जैमिंग करते थे वो लोग, बूथ में इतने लंबे लंबे समय तक अपने लोगों को खड़ा करते थे कि सब लोग थक जाते थे। तीसरा था सोर्स जैमिंग, जहां जो बड़े बड़े जो पाड़ा में, जो मोड़ पर, जो चौक पर वो अपने बाइक वाहिनी को खड़ा कर देते थे और उन लोगों को, वोटर्स को अंदर घुसने नहीं देते थे। हमारे पोलिंग एजेंट को एक दिन पहले जाकर के धमकाते थे बूथ एजेंट, ताकि वो बूथ पे ना बैठ सके। इसके अलावा वो लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को धमकाते थे। 15-20 तरीके थे। जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती थी तब तक वो लोग पूरे प्रशासन को अपने कब्जे में, बीजेपी का वर्जन तो सुनिए। और इसके अब हुआ क्या कि एक साथ ये 14-15 स्ट्रेटेजीज थे जिसके आधार पर ये लोग जीता करते थे। सब पर कुठाराघात कर दिया पूरी तरह इलेक्शन कमीशन ने, डंडा चला करके। एक भी वायलेंस नहीं हुआ। 2011 में 17 से 25 लोगों की मृत्यु हुई, 2016 में 12 लोगों की, 2018 पंचायत चुनाव में 75 लोग काल कवलित हो गए, 2019 लोकसभा में 15, 2021 में 17 लोग और 2023 पंचायत चुनाव में कम से कम 55 लोगों की हत्या हो गई। इतना वायलेंट यहाँ का इतिहास रहा है चुनाव का कि उसमें पहला फेज का जो मतदान हुआ उसमें एक भी मृत्यु न होना अपने आप में स्वतंत्र भारत के इतिहास में बंगाल के चुनाव में होने वाली एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए चुनाव आयोग बधाई का एक मिनट बादल दादा, बादल दादा एक मिनट सवाल पूछने के लिए हूं मैं, और बादल दादा की आवाज कम कर दीजिए। बादल दादा कुछ सुन नहीं रहा आपको अभी। परिवर्तन का जो सूत्रपात होने जा रहा है, परिवर्तन तो हो चुका। लेकिन निखिल जी मैं कह रहा हूं कि हमेशा चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, कहा जाता है सब कुछ वैसा प्लान किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से जो बीजेपी चाहती है, जो बीजेपी को फायदा करता है। और पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट्स वो लोग आपको बताते हैं कि देखिए साहब वहां पर चुनाव आयोग ने मदद की तो बीजेपी, देखे जिन राज्यों में, मतलब हरियाणा में भी अनएक्सपेक्टेड नतीजे आ गए थे।
अगर चुनाव आयोग की वजह से, बंगाल की जनता की सजगता की वजह से अगर इतनी ज्यादा प्राण हानि ना हुई, बंगाली लोगों की जो जान हानि होती, अगर वो बच गया है तो इसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में ले, क्योंकि हम बंगालियों की पार्टी, तृणमूल को परेशानी है कि लोग मरे क्यों नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ओके प्रोफेसर साहब, लोग घायल क्यों नहीं? प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, तब मुझे खुशी होती है, इसका मतलब। ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रसून साहब, फिर आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, भाई क्या देखना चाहिए, मतलब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 92% वोटर टर्नआउट, ये इंपॉर्टेंट है? हिंसा ना होना, हिंसा में मौत ना होना, ये इंपॉर्टेंट है? या सिर्फ जो हजारों में हिंसा हुआ करती थी कुछ साल पहले तक, हजारों हिंसा की घटनाएं हुआ करती थी, वो उसमें सिर्फ 30 लोग घायल हुए इस बार के चुनाव में, ये इंपॉर्टेंट है? या जो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो सब कुछ उस हिसाब से कर रहा है जो बीजेपी को फेवर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है प्रोफेसर साहब? देखिए अनुराग जी, आप और भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक ये कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बिल्कुल निष्पक्ष हैं। चलिए मान लेता हूं मैं निष्पक्ष हैं। मुझे ये बताइए, गृह मंत्री महोदय को, हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय को अगर कलकत्ता में खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि 5 तारीख को टीएमसी के लोगों को पेड़ पे उल्टा लटका देंगे, मुझे कोई कानूनविद ये बता दे किस धारा के तहत, किस कानून के तहत आप कार्यकर्ताओं के पैर के उल्टा लटका सकते हैं? ये क्या गुंडागर्दी की भाषा नहीं है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अमित शाह साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, प्रोफेसर साहब, अच्छा ठीक है, प्रोफेसर उल्टा निखिल जी, अरे आप लोग आपस में ही पूरा मोर्चा ले लेते हैं। 1 मिनट मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। निखिल जी 1 मिनट रुकिए तो सही। अरे निखिल साहब रुकिए तो सही। अरे निखिल साहब रुकिए तो सही, मेरी दरख्वास्त मान लीजिए। अवधेश जी भी बैठे हुए हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी बताएंगे ना। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब ये है, अरे वो आरएसएस के हैं, पत्रकार नहीं आरएसएस के। भाई आपको भी लोग कांग्रेसी कहते हैं। अरे मैं कांग्रेसी नहीं हूं भैया। कहते तो वही है ना, लेकिन वो भी आरएसएस के नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल सुनिए। प्रोफेसर साहब, आप भी पॉलिटिशियंस की तरह बात करेंगे क्या? आप भी पॉलिटिशियंस की तरह बात करेंगे? मैं कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, अध्यापक हूं भैया। हाँ ठीक है, पॉलिटिशियन कह के गाली मत दीजिए मुझे। देखिए साहब, मतलब मैं क्या अब मेरे साथ कांग्रेस के वरुण पुरोहित बैठे हुए, निखिल जी बैठे हुए हैं, बादल देवनाथ बैठे हुए हैं, मैं क्या गाली दे रहा हूं क्या उनको? ठीक है, ओके, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं। ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये, आप अच्छा चलिए, तो आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं, तो आप तो निष्पक्ष बात करेंगे। ठीक है, गृह मंत्री साहब पर आपने सवाल उठा लिया, ओके सर, वेरी गुड, वेल एंड गुड। मुझे बताइए फिर, जो ममता दीदी कह रही है चुनाव हो जाने दीजिए, बीजेपी को जो समर्थन दे रहे अधिकारी उनको भी देख लूंगी, तो फिर एफआईआर उस पर भी करवा दीजिए। अरे मैं करवाने वाला कौन हूं? ये तो इलेक्शन कमिशन, तो ये सवाल आप भी उठाए। अरे तो आपके चश्मे में सिर्फ बीजेपी का ही विरोध क्यों दिख रहा है? ममता बनर्जी धमकी देती हुई क्यों नहीं दिख रही है? जी अरे मेरे निवेदन सुनिए, राम माधव को तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको हिंदुस्तान बुला के, आप सबके अरेस्ट होने की दरख्वास्त राम माधव ने, आप मुझे बताइए, आप ममता बनर्जी के अरेस्ट होने की दरख्वास्त क्यों नहीं कर रहे? जाके हमारे देश की प्रतिष्ठा को गिराया है। उन्होंने कहा है कि हमने घुटने टेक दिए, हमने अमेरिका के कहने पे ईरान और रूस से तेल खरीदा बंद कर दिया। राम माधव को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर आपकी मांग जायज है, मैं कह रहा हूं आपके तर्कों पर भी मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। अरेस्ट करिए ना, मैं कह रहा हूं तो यही मांग तो आप ममता दीदी के लिए भी कीजिए ना, यही मांग तो कीजिए ना ममता दीदी के लिए। वो कह रही है अधिकारियों को देख लेंगे, वो भी तो धमका ही नहीं है ना। अरे ये इलेक्शन कमीशन को करना, अखिल स्वामी को करना होता तो मैं कर देता। अखिलेश स्वामी तो सिर्फ अवधेश सर, अखिलेश आप अच्छा वरिष्ठ पत्रकार हैं अखिलेश, अवधेश जी मेरे साथ बैठ के वहां धमकी दे रहे हैं। नहीं अखिल स्वामी जी एक खुली धमकी दे रहे हैं। ठीक है अखिल जी में आ रहा हूं, अखिल जी में आ रहा हूं, ठीक है अखिल जी में फिर आ रहा हूं। एफआईआर हैज नॉट बीन लॉस्ट। अवधेश सर, वैसे